कहानी की शुरुआत में हम हमारे सीरीज़ के मेन प्रोटैगनिस्ट हारुतो को देखते हैं, जो कि अपना घर ट्रांसफ़र कर रहा होता है और तभी उसकी बचपन की दोस्त आयशी वहां आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो हारुतो उसका हाथ पकड़ के उसे दिलासा देते हुए कहता है कि हम बड़े होकर ज़रूर से मिलेंगे आयशी। तो आयशी उससे कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, इसका मैं वादा करती हूँ। और इसी वादे के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हारुतो को, जो कि बस में इसी बात को याद कर रहा होता है कि तभी उसे एक छोटी सी बच्ची देख रही होती है, जिसे वो जब देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है। इसी सीन के बीच में वो बस बेकाबू हो जाती है जिसमें हारुतो बैठा हुआ होता है और वो बेकाबू होकर ट्रेन के सामने आ जाती है, जिसके कारण ट्रेन और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी हारुतो के ब्रेन में कोई हलचल होती है और उसकी बचपन से लेकर अभी तक की सारी यादें किसी और ही वर्ल्ड में और किसी और की बॉडी में ही रीइंकार्नेट हो रही होती है। मतलब एक शरीर में दो लोगों की पर्सनालिटी। इसके बाद रियो, जिसके शरीर में अभी हारुतो की मेमोरी रीइंकार्नेट हुई है, वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ, रियो या फिर हारुतो। फिर हारुतो की पर्सनालिटी कहती है कि मैं तो बस में था ना। उसके बाद रियो सोच रहा होता है कि मैं बुखार के कारण पागल हो चुका हूँ। और तभी रियो के पास कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं, ओह तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम बुखार के कारण मर जाओगे। यह कहने के बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं क्योंकि दोपहर का समय हो चुका था। उसके बाद वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं, तभी रियो मन में सोचता है कि या मुझे खाना देंगी, क्योंकि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। रियो ये सब सोच ही रहा होता है कि उन पर्सन में से एक पर्सन कहता है कि हे रियो। तो रियो मन में कहता है कि क्या ये मुझे खाना देने वाले हैं। तभी उन पर्सन में से वो पर्सन जिसने रियो कहा था, वो कहता है कि तुम्हें देखकर हमारा खाना अंदर नहीं जा रहा है, जाकर नहा कर आओ, तुम में से बहुत बदबू आ रही है। इसके बाद रियो बाहर आता है और सोच रहा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो हारुतो की पर्सनालिटी कहती है कि मैं तो मर चुका था ना, मैं किस लड़के के अंदर हूँ। तो फिर रियो की पर्सनालिटी के अंदर फ्लैशबैक आता है और वो सोचता है कि मैं मेरी माँ से पूछ रहा था कि मेरे बाल काले क्यों हैं, तब उन्होंने बताया था कि मैं अपने पापा पे गया हूँ। उसके बाद रियो को याद आता है कि उसकी माँ का किसी ने कत्ल कर दिया था। इसके बाद रियो का फ्लैशबैक एंड होता है और रियो कहता है कि मेरी माँ को जिसने इतनी पहरी में से मारा था, मुझे उससे बदला लेना है और साथ ही में मुझे अपने माँ और बाप के ख़ानदान के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि रियो को कुछ लड़कियां बुला रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की, जिसका नाम शीलिया होता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, क्या तुमने यहाँ एक लड़की को देखा जिसने हमारे जैसे कपड़े पहन रखे थे, उसका बालों का कलर पर्पल है। तो रियो इस बात से मना करता है। यह सुनकर वो लड़की, जिसका नाम शीलिया होता है, वो रियो को पैसे देती है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है। उसके बाद वो लड़की, जिसका नाम शीलिया होता है, वो अपना मैजिकल ओरा यूज़ करती है, जिसकी मदद से बाकी लड़कियों का भी ओरा एक्टिवेट हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि रियो के ऊपर भी ये ओरा दिखाई दे रहा है, मतलब रियो के अंदर भी मैजिकल पावर्स हैं। पर ये ओरा वो लड़की रियो के अंदर नहीं देख पा रही थी क्योंकि रियो का ओरा बियॉन्ड लेवल का था। फिर वो लड़कियाँ वहाँ से चल जाती हैं और रियो उन पैसों को कपड़े में अपने गले में बांध कर घर आ जाता है। इसके बाद रियो जैसे ही घर के अंदर आता है कि हम देखते हैं कि रियो के ऊपर कोई एक आदमी चाकू से जानलेवा हमला करता है, पर वो चाकू का हमला सीधा रियो के गले में बंधे हुए उन चांदी के सिक्के में लग जाता है, जिसकी वजह से रियो बाल बच जाता है। पर वो व्यक्ति उसके ऊपर फिर से हमले करने की कोशिश करता है। फिर रियो को उस व्यक्ति के पीछे एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है, जो कि एक लड़की के फॉर्म में होती है। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है, ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइस, इसके बाद वो स्पिरिचुअल एनर्जी रियो से कहती है कि क्या अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें मेरी शक्ति इस्तेमाल करनी होगी। इसके बाद रियो के आसपास एक ओरा आने लगता है। फिर रियो का वो ओरा पूरे शरीर में छा जाता है और ये ओरा पिछले बार से ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद ये ओरा की पावर और हारुतो की मेमोरी में कराटे स्किल्स होने की वजह से रियो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो उस बंदे पर हमला करने लगता है। फिर कुछ देर फाइट करने के बाद हारुतो और रियो एक ही पर्सनालिटी में होने की वजह से उस बंदे को इजीली हरा देते हैं। उस बंदे को हराने के बाद रियो को किसी आवाज़ आने लगती है। फिर वो एक बोरे की तरफ देखता है जहाँ पर ये आवाज़ आ रही थी। फिर उस बोरे को खोलकर वो देखता है कि उसे वहाँ पर एक राजकुमारी दिखती है और वो राजकुमारी उससे कहती है कि मुझे प्लीज़ कैसल ले जाओ। फिर राजकुमारी इधर उधर देखने लगती है तो उसे इतना सारा खून देखकर डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। रियो उस प्रिंसेस की बात सुनकर उसको लेकर बाहर आता है और उसे केस ले जाने की कोशिश करता है, पर उसके सामने ही वो चारों लड़कियां वापस आ जाती हैं और उनमें से एक लड़की, जिसका नाम क्रिस्टीना होता है, वो सीधा आकर रियो को चाटा मार देती है और कहती है, तुमने ही उसे किडनैप किया और हमारे सामने भले बन रहे थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यह सब देखकर रियो मन में कहता है
एक तो मैं इसे बचा रहा हूँ, ऊपर से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और ये सब सोच ही रहा होता है और कहता है कि मैं तो उसे बचा रहा था कि तभी वेनेसा उसके ऊपर तलवार रखती है और कहती है कि अगर तुम सच्चे हुए कि तुम राजकुमारी के साथ कुछ नहीं करना चाहते थे तो तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ले चलो इसे कैसल। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सिपाही उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसने रियो के ऊपर हमला किया था। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि उन सारी भीड़ में से एक बंदा जिसने कैप पहना हुआ होता है वो कुछ स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और तभी जिस बंदे ने रियो के ऊपर हमला किया था वो अचानक ही अकस्मात उसकी मौत हो जाती है। और इधर हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो के ऊपर यातनाएं की जा रही थी ताकि वो सच्चाई बोल दे कि उसने आखिर राजकुमारी को क्यों किडनैप किया था। पर रियो तो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसको इतना सब झेलना पड़ रहा था। और उसी वक्त उन सोल्जर्स का लीडर जो कि रियो के ऊपर यातनाएं कर रहे थे वो बाहर आता है और कहता है, हे मुजरिम, तुम मेरे हाथों आज जिंदा नहीं बचोगे। जल्दी से जल्दी सच्चाई बता दो कि आखिर तुमने क्या किया है राजकुमारी के साथ और क्या करना चाहते थे। तो रियो बेचारा तो कुछ जानता ही नहीं था। रियो के कुछ न कहने के कारणवश वो लीडर गुस्सा हो जाता है और वो न्यूक्लियर स्प्लेंडर से रियो को यातनाएं देने लगता है। और उसी समय हम इधर राजकुमारी को जागते हुए देखते हैं कैसल में, और वो जागते से कहती हैं कि मैं कहाँ हूँ। तभी उनके साइड में खड़ी हुई लड़कियाँ कहती हैं कि राजकुमारी आप महल में हो। तब राजकुमारी कहती है कि क्या हुआ था मेरे साथ। तभी वो लड़कियाँ कहती है कि हमने उस बच्चे को पकड़ लिया है जिसने आपको किडनैप किया था। तो राजकुमारी कहती है उस लड़के ने मुझे किडनैप नहीं, उसने ही मुझे बचाया था। यह सुनकर वो लड़कियां सीधा जाती हैं उस लीडर के पास ताकि वो उस लड़के को बचा सके, क्योंकि वो जिस प्रकार की यातनाएं झेल रहा था इस हिसाब से वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सोल्जरों का लीडर रियो को बहुत बहरे में से मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिलिया और वेनेसा जाती हैं और कहती हैं कि रुक जाओ, वो निर्दोष है। तो वो लीडर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने ही राजकुमारी को किडनैप किया है। तो सिलिया और वेनेसा कहती है कि राजकुमारी जाग चुकी है और उन्होंने इसे निर्दोष बताया है, बल्कि इसी ने राजकुमारी की जान बचाई है। इसके बाद हम उस लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने एक निर्दोष को इतनी बुरी तरीके से यातनाएं दी हैं। उस सोल्जर लीडर के वहाँ से भाग जाने के बाद सिलिया और वेनेसा लटके हुए रियो को नीचे उतारती हैं। उसके बाद सिलिया अपने हीलिंग मैजिक से रियो को हील करने लगती है। फिर रियो चिल्लाकर कहता है कि मेरे जैसे अनाथ से तुम सब इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो। यह सब सुन के सिलिया रियो से माफ़ी मांगती है इन सब चीज़ों के लिए, पर रियो उसी समय बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो को आंखें खोलते हुए, जहाँ पर रियो सबसे पहले सिलिया को देखता है और सिलिया रियो की आंखें खुलती हुई देखकर कहती है कि गॉड का शुक्र है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। सिलिया को देखकर रियो कहता है कि अभी मैं कहाँ हूँ। तो सिलिया कहती है कि तुम अभी कैसल में हो और साथ ही में पूर्णतः सुरक्षित हो। तो रियो कहता है कि आप मुझे अपने हीलिंग मैजिक और इत्यादि मैजिक सिखाओगे। तो सिलिया कहती है कि मैं तुमसे इसी बात में कुछ कहना चाहती थी कि राजा ने तुम्हें कल दरबार में बुलाया है और साथ ही में इस राज्य की सबसे अच्छी एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन कराया है, क्योंकि तुमने राजकुमारी की जान बचाई है, इसलिए ये तुम्हारा ये तोहफा है। और साथ ही में इसलिए ये भी कहती है कि इस एकेडमी में मैं भी एक प्रोफेसर हूँ। इस एकेडमी में अगर तुम पढ़ोगे तो हाई लेवल मैजिक तो क्या, तुम मुझसे भी अच्छा मैजिक सीख पाओगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो को राज दरबार में बुलाया गया है उसकी बहादुरी के लिए, उसे सम्मानित करने के लिए, जहाँ पर राजकुमारी कह रही होती है कि यही वो हीरो है जिसने मुझे बचाया है। उसके बाद हमें रियो का सीन दिखाया जाता है और वहीं ये आज का एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रियो और सिलिया को देखते हैं, जहाँ पर सिलिया रियो से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। तो रियो इस बात पे हाँ करता है। तो सिलिया डिसाइड करती है कि वो रियो को क्लास के बाद स्पेशल कोचिंग देगी जहाँ पे वो उसे पढ़ना और लिखना सिखाएगी। यह सुनकर रियो सिलिया को शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो और सिलिया को जो कि क्लासरूम के बाहर पहुंच चुके होते हैं, जहां पर सिलिया गेट खोलते हुए कहती है तुम्हारा स्वागत है रियो हमारे इस स्कूल में। उसके बाद रियो और सिलिया क्लासरूम में आकर सिलिया रियो को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि ये हमारा न्यू स्टूडेंट है। यह सुनते से रियो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और जैसे ही रियो का इंट्रोडक्शन खत्म होता है कि हम क्लास का माहौल देखकर समझ जाते हैं कि रियो को कोई भी इस क्लास में पसंद नहीं करता है। यह सब देख के रियो समझ जाता है और वो बिना कुछ कहे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है।
रियो के बैठने के बाद शीलिया सबको पढ़ाने लगती है और यही हमें पता चलता है कि शीलिया इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी यहाँ की मैजिशियन टीचर है, मतलब शीलिया एक बहुत ग्रेटेस्ट मैजिशियन है। इसके बाद हमें स्कूल सेशन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रियो को शीलिया के कमरे के बाहर देखते हैं, जहाँ पर रियो शीलिया को पुकारते हुए गेट को खटखटा रहा होता है। और उसी वक्त शीलिया उस कमरे से बाहर निकलती है और गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता है? साफ साफ दरवाजे पे लिखा है कि इस वक्त मैं बिजी हूँ। शीलिया की ये बात सुनकर रियो बहुत ही भोलेपन से कहता है कि हाँ, उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। यह सुनते से ही शीलिया शर्मिंदा हो जाती है और वो सॉरी बोलती है रियो से और कहती है कि चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाती हूँ। यह सुनते से ही जैसे रियो कमरे के अंदर जाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि शीलिया की कमरे की हालत ऐसे हो रही थी जिसकी यहाँ तो युद्ध हुआ होगा। इसके बाद शीलिया हिचकिचाते हुए कहती है मेरा कमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, पर मैं इसे साफ कर लूंगी। यह कहकर शीलिया रियो को पढ़ाने लगती है, पर कुछ समय पढ़ने के बाद शीलिया रियो का परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो पढ़ना और लिखना नहीं आता था ना, तो तुम इन सब सवालों का एकदम सही जवाब क्या से दे रहे हो? तो रियो इस पर बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे मेरी माँ ने पढ़ना लिखना सिखाया था थोड़ा बहुत, पर रियलिटी तो कुछ और ही है। असल में रियो यह सब हारुतो की वजह से कर पा रहा था, क्योंकि हारुतो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो इसीलिए रियो की माँ के बारे में जानकर पूछती है कि आखिर तुम्हारी मोम कहाँ है? तो रियो शीलिया को बताता है कि उसकी माँ उसके बचपन में ही उसे छोड़ के चल बसी एक एक्सीडेंट के कारण। शीलिया को ये बताते हुए रियो मन में कहता है कि मुझे इसी बात का तो बदला लेना है। और इसी के साथ कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन हम रियो को तलवारबाजी करते हुए देखते हैं, जहां पर सारे बच्चे हैरान होते हैं रियो की तलवारबाजी देखकर, क्योंकि वो बहुत अच्छी कर रहा था इतने कम समय में। पर ऐसा हारुतो की वजह से हो रहा था, क्योंकि हारुतो के दादाजी ने उसे तलवारबाजी सिखाई थी। स्वॉर्ड फाइटिंग के साथ रियो स्टडी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी क्लास के स्टूडेंट उसे पसंद नहीं कर रहे थे। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर शीलिया के कमरे में आता है, जहाँ पर हम रियो और शीलिया को बात करते देखते हैं, जहाँ पर रियो से शीलिया कह रही होती है कि तुमने तो पहले टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया रियो शीलिया के कॉम्प्लीमेंट पे शुक्रिया अदा करते हुए कहता है सेंसे, आपके सिर पे कैसे दो प्यारे से फनी से सिंग उग चुके हैं, जरा इसको देखिए। यह सुनकर शीलिया कहती है ये कोई सिंग नहीं है, ये मेरे बाल है रियो। और इसी के साथ हमारे 4 साल गुजर जाते हैं, जहाँ के पहले सीन में हम रियो की स्वॉर्ड प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड्समैन टीचर कहते हैं कि आज मैं इस स्कूल में से 4 लोगों को ग्रेजुएट करूंगा एज ए स्वॉर्ड्समैन, जिनको नाइट बनने का भी मौका मिलेगा। तो जिन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो आगे आ जाए। इसके बाद स्वॉर्ड्समैन टीचर 4 लोगों का नाम लेते हैं, जहाँ पर रियो का भी नाम होता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उससे जलने लगते हैं। और एक स्टूडेंट तो ये भी कहता है कि इसे इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। यह सुनकर स्वॉर्ड्समैन कहते हैं कि ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं रियो की स्किल को देखकर। और इसी के साथ हमारा सीन शीलिया के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम शीलिया और रियो को बुक अरेंज करते हुए देखते हैं, जहाँ पर शीलिया रियो से कहती है कि क्या तुमने इस बात पे ध्यान दिया? तो रियो कहता है क्या? तो शीलिया कहती है कि अब तुम मेरी एज के लगते हो और मुझसे भी बड़े लगने लगे हो। तो रियो कहता है मतलब मैं समझा नहीं। तो शीलिया ब्लश करते हुए बात को टाल कर कहती है कि अब तुम नाइट बनने वाले हो, मतलब इस टूर्नामेंट के बाद तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। तो इस पर रियो कहता है कि उससे नाइट नहीं बनना है, उसे एडवेंचरर बनना है, क्योंकि रियो इस वर्ल्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है और साथ ही में वो अपनी माँ और बाप का बदला भी लेना चाहता है। इसलिए वो शीलिया से कहता है कि उसे नाइट नहीं एडवेंचरर बनना है और वो ग्रेजुएशन के बाद इस जगह को छोड़ के चला जाएगा। यह सुनकर शीलिया रियो को मनाने लगती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद उसे चाय बना के कौन पिलाएगा। तो रियो कहता है कि आप शादी कर लीजिए। यह सुनकर शीलिया कहती है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं बहुत छोटी हूँ शादी के लिए। सो गाइस, ये सब देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि रियो को शीलिया बहुत पसंद करती है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए ये सब कर रही है। शीलिया रियो को रोकने के लिए बहुत बार कहती है, पर रियो नहीं मानता। रियो के ना मानने पर शीलिया आखिरकार हार मानकर रियो को बेस्ट ऑफ लक करती है उसके टूर्नामेंट के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर टूर्नामेंट वाले डे पर आ जाता है, जहां पर अनाउंसर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम है अल्बर्ट और मैं इस मैच में अनाउंसर प्लस रेफरी हूँ। फिर वो अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है कि इस मैच की पहली फाइट के लिए सबसे पहले आएंगे रियो। और इसी के साथ हमें रियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो से एक लड़का घेरा होता है कि तुम पहले ही मैच में हारने वाले हो कीड़े। यह सुनने के बावजूद रियो इस बात को नजरअंदाज करता है और वो अपनी फाइट के लिए चला जाता है। और जैसे ही रियो स्टेडियम में पहुंचता है, वैसे ही अनाउंसर रियो के अपोनेंट के नाम अनाउंस करने लगा है और कहता है
तो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं रॉयल गार्ड सोल्जर। इसके बाद हमें उस रॉयल गार्ड की झलक दिखाई जाती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि ये रॉयल गार्ड और कोई नहीं है, ये वही रॉयल गार्ड है जिसने रियो को 5 साल पहले यातनाएं दी थी। इसके बाद रियो और रॉयल गार्ड फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और उसी वक्त रियो को देखकर अनाउंसर के साथ कई सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रियो ने बहुत ही यूनिक स्टाइल से स्वार्ड पकड़ रखी होती है। और कुछ ही समय में रियो और रॉयल गार्ड के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर रियो और उस रॉयल गार्ड के बीच में काफी इंटेंस फाइट चलने लगती है। कुछ समय ऐसे ही फाइट चलने के बाद वो रॉयल गार्ड रियो के ऊपर घातक हमले करने लगता है, पर रियो भी रॉयल गार्ड के सारे हमले को टेकल कर रहा होता है। कुछ समय ऐसे ही चलने के बाद वो रॉयल गार्ड रियो के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आता है, जहाँ पर रियो भी बिना कोई गलती करे रॉयल गार्ड की तलवार पर एक अटैक करता है और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और रॉयल गार्ड के गले पे तलवार रखकर ये मैच जीत जाता है। रियो को जीतता देखकर रॉयल गार्ड बहाने बनाने लगता है। मेरी आंखें बंद थी, इसे चीटिंग करी है, मैं ही जीतूंगा, रीमैच कराओ। यह सब सुनकर अनाउंसर गुस्से में कहता है कि रॉयल गार्ड तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। एक तो तुमने एक बच्चे के ऊपर इतने खतरनाक हमले करे और अब बहाने बना रहे हो। चुपचाप रियो से माफी मांग लो। यह सुनते से ही रॉयल गार्ड रियो से माफी मांगता है, पर माफी मांगते हुए भी रॉयल गार्ड काफी गुस्से में होता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रॉयल गार्ड को शराब पीते हुए देखते हैं और वहीं पर हम एक और पर्सन को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड फर्स्ट में भी देखा था। फिर रॉयल गार्ड शराब में धुत होते हुए उस पर्सन से कहता है कि मैं उस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें शिलिया को दिखाया जाता है, जो कि एग्ज़ाम पेपर को देखते हुए सोच रही होती है कि कुछ दिनों में ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होने वाली है और जैसे ही रियो इसमें ग्रेजुएट हो जाएगा वो अपने विलेज चला जाएगा और क्या पता इसके बाद मैं उससे मिल भी पाऊँ या फिर नहीं। और शिलिया की यही बात सुनते हुए हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर शिलिया बच्चों से कह रही होती है कि मैं आज आप सबका स्पेल टेस्ट लूँगी, आप सब मैजिक स्पेल ट्राई करके देखिए, मैं बताती हूँ कि आपका लेवल क्या है। तो सारे बच्चे रेडी हो जाते हैं, पर उसी वक्त एक बच्चा खड़ा होता है जिसका नाम अल्फेंस रोडेन होता है और वो सीधा सीधा रियो को टारगेट करते हुए कहता है, हाँ टीचर क्या आपको नहीं पता, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गंदी नाली के कीड़े हैं, रॉयल फैमिली से नहीं हैं, इसलिए वो मैजिक स्पेल यूज़ नहीं कर सकते टीचर। यह सब सुनते सही रियो बहुत आसानी से समझ आता है कि यहाँ पर उसके बारे में ही बात हो रही है, पर वो एक स्माइल करके इस बात को इग्नोर कर देता है। सारे बच्चों का टेस्ट लेने के बाद शिलिया सभी को स्पेल की पावर बढ़ाने की टेक्निक सिखाने लगती है, जिसे देखते हुए सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्पेल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और उसके कुछ समय बाद स्पेल खत्म होने के साथ ही स्कूल टाइम ओवर हो जाता है और स्कूल टाइम ओवर होने के समय जब रियो घर जा रहा होता है तभी रोडेन का दोस्त रियो को रोक कर कहता है, हे तुम रियो यहाँ रुको, तुमने जब से मैच जीता है अपने आप को क्या समझ रहे हो? लड़कियों पे लाइन मारना बंद कर दो वरना हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे, गंदी नाली के कीड़े। और उस लड़के की ये सारी बात शिलिया भी सुन लेती है और कहती है इसमें रियो की कोई गलती नहीं है। शिलिया ये सब कह ही रही होती है कि उसी वक्त शिलिया को इतने गुस्से में देखकर वो लड़का घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सारी बातों को प्रिंसेस भी देख लेती हैं और वो रियो की मदद करने आई रही होती हैं कि उसी वक्त उनकी बड़ी बहन आकर उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं रियो को अपनी औकात में रहना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि रियो और रियो के क्लासमेट्स को एक मिशन दिया गया है जहां पर उन्हें एक फॉरेस्ट को पार करना है लिमिटेड टाइम स्टॉक में। और इसी मिशन के रिगार्डिंग रोडेन कहता है कि अब से मैं इस मिशन का कमांडर हूँ क्योंकि मुझे इस फॉरेस्ट को पार करने का एक शॉर्टकट पता है। शॉर्टकट के बारे में सुनते से ही एक लड़की रोडेन की बात काटते हुए कहती है, मैं इस शॉर्टकट से नहीं जाने वाली, ये चीटिंग है और क्या पता है इसके लिए हमें टीचर सजा भी दें। और इसी के साथ क्या गारंटी है कि ये तुम्हारा शॉर्टकट सेफ है। और उस लड़की की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि सारे स्टूडेंट शॉर्टकट से इजीली इस मिशन को पार करना चाहते थे। और आखिरकार वो लड़की भी हार मान कर इनकी हाँ में हाँ मिला लेती है। फिर जैसे ही सारे स्टूडेंट्स शॉर्टकट के लिए एग्री हो जाते हैं उसी वक्त रियो के पास रोडेन का दोस्त आकर कहता है, तुम्हें ही हम सब के सामान उठाने हैं गंदी नाली के कीड़े। फिर नेक्स्ट सीन में रियो ये सब उठाकर जा ही रहा होता है कि तभी प्रिंसेस फ्लोरा आकर उससे पूछती हैं, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो प्रिंसेस फ्लोरा से रियो कहता है, नहीं प्रिंसेस आप आगे जाइए, ये मैं कर लूँगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरी क्लास मिशन के लिए फॉरेस्ट के अंदर चलने लगती है और क्लास को फॉरेस्ट में चलते हुए कुछ ही समय गुजरा होता है कि वो अपने सामने एक गोब्लिन का बहुत बड़ा ग्रुप देखती हैं। गोब्लिन्स को ग्रुप को देखते से ही पूरी क्लास अवेयरनेस में आ जाती हैं और वो इजीली ही उन गोब्लिन के ग्रुप को हरा देती हैं। गोब्लिन्स को ग्रुप को हराने के बाद रोडेन बिना कुछ करे डिंगे हाँकने लगता है, तो हमने कर दिखाया, हम महान है सबसे ज्यादा। और ये सब डिंगे हाँकते हुए रोडेन की नजर रियो की तरफ जाती है, जहाँ पर रियो मन में सोच रहा होता है
कि यहाँ पर मैं किसी का डार्क ऑरा महसूस कर सकता हूँ। आखिर वो कहाँ है? और ये सब रियो कह ही रहा होता है कि उसी वक्त रोडेन उसे टोकते हुए कहता है, हे रियो, क्या देख रहे हो उधर, चलो हमारे पीछे। और यह सुनते से रियो भी उनके पीछे चलने लगता है। और उसी वक्त हमें पेड़ के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो देख रहा होता है। वहाँ पर हमें एपिसोड फर्स्ट में जो बंदा दिखा था वही खड़ा हुआ दिखता है और वो कहता है, आखिर इस बच्चे ने मेरे आने का आभास कैसे महसूस किया? अगर वो लड़का नहीं आता तो मुझे लगता है कि वो लड़का मुझे मार भी सकता था। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रियो के सारे क्लासमेट्स को, जो कि एक चट्टान के सामने आकर खड़े हो चुके होते हैं। मतलब अब उनके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है। और ये सब देखने के बाद सारे बच्चे रोडेन को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि तुम तो हमें शॉर्टकट से जाने वाले थे ना, अब रास्ता कहाँ है, बताओ हमें। और यह सब सुन के रोडेन भी अपनी सफाई देने ही लगता है कि तभी क्लास के कुछ बच्चों की नज़र कुछ डीमंस की तरफ जाती है जो कि उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और इससे पहले कि कोई बच्चा अपना स्पेल या फिर पावर यूज़ करता कि वो डीमंस एक स्पेयर फेंकते हैं जो कि रियो को बुली करने वाले लड़के को आकर डायरेक्ट लग जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और गलती से राजकुमारी को धक्का दे देता है। फिर राजकुमारी चट्टान से नीचे गिरी रही होती हैं और राजकुमारी को नीचे गिरते हुए देखकर रियो अपने ओरा को एक्टिवेट करता है और राजकुमारी के पास आकर उन्हें माउंटेन की ओर धकेल देता है। और इन सब में रियो अपनी पावर फोर्स को कम करते हुए गलती से खाई के नीचे गिर जाता है। और फिर प्रिंसेस फ्लोरा जैसे चट्टान के ऊपर पहुंचती हैं, वो उठती हैं जल्दी से और चिल्लाती हैं, रियो, क्या तुम ठीक हो? पर तभी प्रिंसेस फ्लोरा की बड़ी बहन आकर कहती हैं कि चलो यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आते ही जा रहे हैं। उसी वक्त हमारा सीन स्टूडेंट्स पे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से लड़ रही होती है और उसने अभी तक 3 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर को हरा चुकी है। और इसी फाइट के बीच हमें रियो का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है रियो जिंदा है, पर उसे भी नहीं पता कि आखिर उसने अपनी पावर को कैसे यूज़ किया और आखिर कैसे पावर को मैनिपुलेट करके वो नीचे उतरा। और तभी हमें माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम प्रिंसेस फ्लोरा को देखते हैं जो कि कह रही होती है, हमें सर रियो को बचाने चलना चाहिए, क्या पता वो जिंदा हो। प्रिंसेस फ्लोरा की ये बात सुनते से ही वो लड़का जो कि रियो को हमेशा बुली करता रहता है वो कहता है कि उसे अपनी औकात मिल गई, इस गंदी नाली के कीड़े को यहीं मरना था, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए प्रिंसेस फ्लोरा, वरना कोई डीमन आ जाएगा। कि तभी इन्हीं सब बातों के बीच में से जंगल में एक बहुत ही खतरनाक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वो गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि उसे रियो तक सुन लेता है। फिर इस गड़गड़ाहट के साथ ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर फॉरेस्ट से बाहर निकलता है और वो सीधा स्टूडेंट की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पर प्रिंसेस फ्लोरा की बड़ी बहन थोड़ी हिम्मत कर आगे आती हैं और एक हमला करती हैं, पर उस मॉन्स्टर को उस हमले से कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस हमले की वजह से वो मॉन्स्टर चिढ़ जाता है और कुछ बच्चों पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सारे बच्चे घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। और इन्हीं सब भड़कम के बीच में प्रिंसेस फ्लोरा की बड़ी बहन एक लड़की से पूछती है, मेरी बहन कहाँ है? तो वो लड़की कहती है कि शायद वो भाग गई होंगी प्रिंसेस, अबे आपको भी भागना चाहिए। असल में ऐसा नहीं है, असल में राजकुमारी उन बच्चों को हिल कर रही थी जो कि मॉन्स्टर के हमले के टाइम घायल हो गए थे। पर तभी वो डीमन प्रिंसेस फ्लोरा के काफी करीब आ गया था और फिर वो डीमन प्रिंसेस फ्लोरा के करीब आकर उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। कि तभी एक इंसान हवा की तेजी से बात करते हुए प्रिंसेस फ्लोरा की तरफ बढ़ते हुए उस डीमन के हाथ के 2 टुकड़े कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान और कोई नहीं, असल में रियो है। और रियो कह रहा होता है कि प्रिंसेस फ्लोरा आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर बहुत खतरा है। और ये कहते से रियो उस डीमन से लड़ने लगता है, जहाँ पर वो डीमन एक हाथ कटा होने के बावजूद भी काफी जानलेवा हमले रियो के ऊपर कर रहा होता है। बट रियो भी डीमन के सारे हमले को डोज कर रहा होता है और सही समय आते से वो सीधा डीमन पर हमला करता है और उस डीमन की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। रियो और डीमन की इस फाइट को एक मिस्टीरियस बंदा भी देख रहा होता है और वो कहता है, मेरा शक सही था, ये लड़का स्पेशल है। मिड रेंज डीमन को इतनी इजीली हरा देना, स्पिरिट पावर को इतने अच्छे से इस्तेमाल करना, ये लड़का जरूर कुछ खास है। और उसी वक्त प्रिंसेस फ्लोरा को ढूंढते हुए कुछ लोग रियो के करीब आने लगते हैं, जिन्हें देख कर रियो छुपकर झाड़ियों में चला जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रियो की एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अफवाह उड़ चुकी होती है कि रियो लापता है और कुछ लोग तो रियो को मरा हुआ भी घोषित कर रहे थे। और यही नहीं, एक जनरल तो ये भी प्रूव कर देता है कि रियो एक धोखेबाज था, वो प्रिंसेस फ्लोरा को मारने आया था। और ये कहते हुए जनरल एक क्रीपी सी स्माइल करता है और इस क्रीपी सी स्माइल को देखकर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि ये जनरल किसी और के साथ मिलकर रियो को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिलिया को, जो कि अपने कमरे में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है, पता नहीं रियो जंगल में कहाँ खो गया होगा, वो ठीक भी होगा या फिर नहीं।
और यही सब सिलिया सोच रही होती है कि उसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। तो सिलिया कहती है आप अंदर आ सकते हो। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं रियो होता है, जो कि छुप छुपा कर सिलिया के कमरे में आया हुआ होता है। और रियो को सिलिया देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती और उससे जाकर गले मिलते हुए कहती है तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, कहाँ थे तुम। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिलिया रियो को कह रहा होता है रॉयल फैमिली और एकेडमी वाले इस पूरी गलती का अंजाम मेरे ऊपर लगाकर खुद बचना चाहते हैं मिस सिलिया, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो कुछ ही देर में मुझे गद्दार घोषित करने वाले हैं। यह सुनकर सिलिया कहती है क्या मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी, मिल नहीं पाऊंगी क्या रियो। तो यह सुनकर रियो कहता है कि आप मुझे लेटर कर सकते हो और आप उस लेटर में मेरा नाम हारुतो लिखना ताकि किसी को पता न चल पाए कि मैं कहाँ हूँ। यह सुनकर सिलिया कहती है अच्छा हारुतो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्या पता तुम्हारी जान को कोई खतरा हो यहाँ। वैसे तो सिलिया रियो को जाने की कह रही थी, पर रियो को जाता हुआ देखकर सिलिया काफ़ी मायूस होती है। रियो के जाने के बाद सिलिया अपना आपा खोकर फूट फूट कर रोने लगती है और रियो के साथ बिताए गए सारे लम्हों को याद करने लगती है। और इधर दूसरी तरफ जनरल किसी डमी हुमैन को रियो का कपड़ा सुंगाते हुए कहता है तुम्हें इस इंसान की गंध पहचान कर इसे जान से मारना है। और इस बात पे वो डमी हुमैन हाँ करती है और इन्हीं शब्दों के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम रियो को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से अपने होम टाउन की तरफ सफर कर रहा होता है। सफर के बीच में उसे एक टाउन मिलता है जहाँ पर वो कुछ देर ठहरने की सोचता है। और जब रियो टाउन में घूम रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। कि तभी रियो का ध्यान एक पास्ता बेचने वाले पे जाता है। तभी हारुतो की पर्सनालिटी एक्टिव हो जाती है और वो सोचती है कि ये तो पास्ता नहीं, ये तो नूडल्स है, ये तो मैं बहुत खाया हूँ जापान में। और रियो को ऐसे नूडल घूरते हुए देखकर नूडल से कहता है बेटे अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो तुम एक बाउल फ्री में खा सकते हो। यह सुनकर रियो कहता है मेरे पास पैसे भी हैं। और उसके बाद हारुतो की पर्सनालिटी भी यहाँ के नूडल खाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद रियो एक बाउल नूडल्स ऑर्डर कर लेता है। नूडल खाने के बाद रियो मन में कहता है कि मुझे और खाना चाहिए सफर के लिए। तो रियो पास्ता सेलर एके नूडल सेलर से कहता है कि क्या आप मुझे और नूडल प्रोवाइड कर सकते हो आगे की सफर के लिए। तो वो पास्ता सेलर कहता है बड़ा मेरे पास उतना फूड नहीं है कि मैं तुम्हें सफर के लिए प्रोवाइड कर सकूं, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम सुपरमार्केट जाकर ले सकते हो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो को जिसकी पर्सनालिटी में भी हारुतो है वो घूम फिर के आखिरकार बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। और जब रियो मॉल के अंदर जाता है वहां पर उससे गाइडर कहती है क्या आप अपनी कैप उतार सकते हैं। और रियो इस बात पे हाँ करते हुए अपनी कैप उतारता है और जिसे देखकर वो लड़की ब्लश करने लगती है क्योंकि रियो के काले बाल थे। रियो को वेरीफाई करने के बाद रियो मिस गाइडर की मदद से अपने पैसे के अनुसार ठीक ठाक खाना अपने सफर के लिए खरीद लेता है। शॉपिंग एंड होने के बाद रियो के लिए मिस गाइडर टी भी अरेंज करती है और रियो टी पीते हुए भी सिलिया के बारे में बात कर रहा होता है कि वो एक लड़की को जानता है जिसे टी पीना बहुत ज्यादा पसंद है। इन्हीं सब बातों के बीच में रियो मिस गाइडर से कहता है क्या मैं यहाँ से एक लेटर पोस्ट कर सकता हूँ, जिसपे मिस गाइडर हाँ करती है। जिसके बाद रियो हारुतो के नाम से सिलिया के लिए एक लेटर पोस्ट कर देता है। फिर रियो कुछ समय वहाँ ठहरने के बाद अपने सफर के लिए आगे निकल पड़ता है। और रियो के जाने के बाद मिस गाइडर की दोस्त उनसे कहती है तुम्हें वो लड़का शायद पसंद आने लगा था, है ना। यह सुनकर मिस गाइडर ब्लश करते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो को जो कि जंगल में अपने सफर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। कि तभी वो किसी को जंगल में पड़ा हुआ देखता है। फिर जैसे ही रियो उस पर्सन के पास पहुंचता है उसकी मदद करने के लिए, कि तभी वो पर्सन रियो के ऊपर हमला करता है एक जहरीली नीडल से। रियो उससे बच तो जाता है पर वो नीडल उसको चुभ जाती है और रियो उस हमले को डॉज करने के बाद उस पर्सन को देखता है और वो देखता है कि वो पर्सन एक इंसान नहीं एक बीस्ट ह्यूमन है। और तभी बीस्ट गर्ल रियो के ऊपर हमला करती है और तभी रियो और उस बीस्ट गर्ल के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो बीस्ट गर्ल सोचती है कि रियो एक इंसान होने के बावजूद इतना फास्ट कैसे है। और इन सब के बीच में रियो अपनी स्वॉर्ड को मयान में रख लेता है, जिसे देखकर वो बीस्ट गर्ल जल्दी से रियो के ऊपर हमला करती है। पर रियो उस बीस्ट गर्ल को उठाकर सीधा नीचे पटक देता है और उस बीस्ट गर्ल के हाथों को कस के पकड़कर पूछता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। पर वो लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और वो तेज तेज चिल्ला कर अपनी मम्मी को पुकार रही थी। और रियो उस लड़की को ऐसा करते हुए देखकर उससे बेहोश कर देता है। और जब रियो उस बीस्ट गर्ल को बेहोश कर देता है वो उसके गले में एक चेन को नोटिस करता है और रियो उस चेन को देखकर समझ जाता है कि यह चेन तो गुलामों को कंट्रोल करने के लिए है। फिर रियो बीस्ट गर्ल के गले में से वो गुलामों वाली चेन हटा देता है। फिर जब वो बीस्ट गर्ल बेहोशी से उठती है तो वो देखती है कि उसके गले की चेन किसी ने निकाल दी है। और उसी वक्त रियो भी आ जाता है और उससे पूछता है तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। और उसी वक्त हमें बीस्ट गर्ल की पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह बीस्ट गर्ल वही लड़की है
जिसे हमने एपिसोड 1 में रियो की बस में देखा था। यह लड़की भी रियो की तरह मरने के बाद इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गई है एक बीस्ट गर्ल के रूप में, जहां पर ये एक कैद खाने में रीइंकार्नेट हुई है, जहां पर वो सबसे पहले रियो को बुली करने वाले लड़के से मिलती है जो कि उसे उसका नाम लतीफ़ा बताता है। साथ ही में वो अपने आप को लतीफ़ा का बड़ा भाई बताता है, पर वो लतीफ़ा को एज ए गुलाम ट्रीट करता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और लतीफ़ा रियो से कहती है, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती, बस मैं एक ही पर्सन को जानती हूँ। उसके बाद लतीफ़ा रियो को उसका हुलिया बताने लगती है। लतीफ़ा के मुंह से उस पर्सन के बारे में सुनकर रियो समझ जाता है कि लतीफ़ा किसके बारे में बात कर रही है और रियो कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हारी बेड़ियाँ खोल दी है, अब तुम आज़ाद हो, और अगर तुमने फिर से मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और रियो जाते जाते कहता है कि तुम्हें ईस्ट के साइड जाना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें तुम्हारी प्रजाति के लोग मिल जाएंगे। और यह कहकर रियो वहाँ से जाने लगता है कि तभी लतीफ़ा उससे कहती है, क्या आप मुझे अपने साथ ले सकते हो? यह सुनकर रियो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर क्यों विश्वास करूं, तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की है। यह सुनकर लतीफ़ा बहुत भोलेपन से कहती है, आप मेरे गले में ये बेड़िया फिर से बांध दीजिए, मुझे गुलाम बन के रखिए, पर प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले जाइए। यह सब सुनकर रियो हैरानी से पूछता है, क्या अगर तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रही हो और मेरे साथ सफ़र क्यों करना चाहती हो? इस पर लतीफ़ा कहती है, मुझसे इतने अच्छे से किसी ने बिहेव नहीं किया, मुझे सबने सिर्फ यातनाएं दी हैं और एक गुलाम ही समझा है, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले लीजिए। यह सब सुनने के बाद रियो फाइनली हिचकिचाते हुए लतीफ़ा को अपने साथ सफ़र में लेने के लिए हाँ कर देता है और कहता है, मेरा नाम रियो है और तुम्हारा? यह सुनकर लतीफ़ा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम लतीफ़ा है। इसके बाद हम रियो और लतीफ़ा को नेक्स्ट सीन में अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो लतीफ़ा को खाने के लिए सैंडविच दे रहा होता है, जिसे देख कर लतीफ़ा कहती है, क्या ये मैं सच में खा सकती हूँ? मैंने बस रात का सड़ा गला खाना और पेट फूड खाया है। यह सुनकर रियो कहता है कि तुम कोई गुलाम नहीं हो, तुम ये खा सकती हो। और इसके बाद हम लतीफ़ा को देखते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का पहला सैंडविच बहुत ही मासूमियत से खा रही होती है। और इसी के साथ हम रियो और लतीफ़ा का सफ़र दिखाया जाता है जहाँ पर वो अलग अलग जगह को साथ में पार करते हैं। और इन्हीं सब सफ़रों के बीच में हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आधी रात को लतीफ़ा चिल्ला रही होती है, टोक्यो मम्मी टोक्यो आना है। और लतीफ़ा को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर रियो उसे अपने बाहों में लेकर उसे सहारा देता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिलिया को वो लेटर मिल चुका है जो कि रियो ने उसके लिए लिखा था। और उस लेटर को देख के सिलिया काफ़ी खुश होती है और मन में सोचती है कि रियो सुरक्षित है और अपने सफ़र में आगे बढ़ता जा रहा है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लतीफ़ा उड़ चुकी है और वो रियो के इतने करीब होने की वजह से शर्माते हुए कहती है, ओनी-चान आप ये क्या कर रहे थे? यह सुनकर रियो भी उड़ जाता है और कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? और इन्हीं सब बातों के बीच में रियो मन में कहता है कि मैंने इसके मुंह से कल टोक्यो का नाम सुना था, क्या ये भी मेरी तरह रीइंकार्नेट हुई है? और रियो के हाथ सोचते हुए हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो कोई आवाज़ सुन के सो नहीं पा रहा था और वह इस आवाज़ को चेक करने के लिए बाहर जाता है। और बाहर जाकर उसे एक इमोर्टल बीस्ट का ऑरा महसूस होता है और वो अपने सामने एक वुल्फ को देखता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही फ्लैश लाइट दिखाई जाती है और तभी चुपके से कोई रियो के ऊपर हमला करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो के ऊपर हमला करने वाली असल में कुछ बीस्ट गर्ल्स हैं। इसके बाद बीस्ट गर्ल कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बीस्ट गर्ल को किडनैप करके अपनी नौकर बना के रखने की? यह सुनकर रियो कहता है, क्या मतलब आपका? आप गलत समझ रहे हो। और रियो इतना कह ही रहा होता है कि उसी वक्त एक बीस्ट गर्ल आकर रियो को मार देती है जिसकी वजह से रियो बेहोश हो जाता है। और रियो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक लड़की को देखता है और उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर वो लड़की कहती है, मैं बस तुमसे जुड़ी हुई हूँ, हारुतो। इसके बाद जब रियो की आंखें खुलती हैं वो अपने आप को एक केसल में पाता है, पर वहाँ उसके हाथों में हथकड़ियाँ बंधी होती हैं। और रियो को होश में आता हुआ देखकर लतीफ़ा उससे आकर गले लग जाती है। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड बीस्ट वुमेन आती है और कहती है, इनसे एक गलती हो गई, इन्होंने आपको गलत समझ लिया सर। और इतना कहते से ही वो चारों लड़कियां रियो से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती हैं और बीस्ट गर्ल को इतना माफ़ी मांगते हुए देखकर रियो उन्हें माफ़ कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वह ओल्ड लेडी रियो को अपना विलेज दिखा रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस विलेज के अधिकतर घर ट्री के ऊपर होते हैं। और विलेज को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रियो को एक कमरे में बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ पर रियो के अलावा भी 5 और लोग होते हैं और वह सब इस विलेज के लीडर्स हैं। और वह सब रियो को देख
देखकर अपने द्वारा होने वाली रियो की परेशानियों के लिए माफी मांगते हैं, जिस पर रियो कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बस एक गलतफहमी थी। यह सुन के उन लीडर्स में से एक लीडर कहता है अगर तुम चाहो तो हमारे विलेज में से कोई सी लड़की को चूज कर सकते हो इस गलती की माफीनामे के बदले। इस पर रियो ब्लश करते हुए कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस पर विलेज लीडर कहता है ओह नाइस बॉय। और इन्हीं बातों के बीच में वहाँ पर एक स्पिरिट विजिबल होती है और उसका नाम होता है ट्री स्पिरिट। और ट्री स्पिरिट रियो का हाथ पकड़कर बहुत एक्साइटमेंट से कहती है तुम एक इंसान हो, फिर भी तुम्हारा स्पिरिट ऑरा इतना पावरफुल है कि मैं इसे बाहर से भी महसूस कर सकती हूँ। क्या तुम्हारे अंदर भी कोई स्पिरिट है? क्या वो सो रही है? मुझे बताओ। यह सुन के रियो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यह सुन के ट्री स्पिरिट कहती है ये तो बहुत अजीब सी बात है, तुम्हारे पास इस बियॉन्ड लेवल का ऑरा है और किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया। यह सुन के रियो सोचता है कि यह लड़की जो कह रही है इसका तो उल्टा ही होता है मेरे साथ। लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है क्योंकि मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ और इसकी वजह से मैं मैजिक को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह सुन के विलेज के 5 लीडर्स कहते हैं क्या इसके अंदर स्पिरिट है? यह सुन के ट्री स्पिरिट कहती है स्पिरिट ही नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं लतीफ़ा को जो कि रियो को विलेज द्वारा दिया गया घर को घुमा रही होती है। और इन सब के बीच में एक लड़की आकर रियो से कहती है कि आज से हम आपके साथ ही रहेंगे, तो आपके साथ सोने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह सुनकर लतीफ़ा कहती है क्या तुम हमारे साथ रहने वाले हो? और इन सब बातों के बीच में वहाँ पर ओल्ड वुमेन आ जाती है और कहा दिया सर रियो आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या ये भी यहीं रह सकती हैं प्लीज़? इस पर रियो कहता है इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ हमें रियो के इस विलेज में बिताए गए पलों को दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे विलेज के लोग एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इस फेस्टिवल को ट्री स्पिरिट को शुक्रिया अदा करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस फेस्टिवल को रियो और लतीफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे सीरीज के मेन एंटागोनिस्ट की तरफ जाता है जहाँ पर वो एक केव के सामने उतरता है और वह केव के अंदर जाकर वहां से एक अंडा चुरा के ले आता है। और वह अपने साथी को अंडा देते हुए कहता है मैं आ रहा हूं रियो। शुरुआत में हमें पता चलता है कि पिछले कुछ इंसिडेंट और अभी का समय मिलाकर रियो को इस विलेज में आए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। और इन्हीं बातों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो को जो कि लतीफ़ा के साथ बैठा हुआ होता है। और रियो और लतीफ़ा को बैठा हुआ देखकर वहाँ पे 2 बीस्ट गर्ल और आ जाती है। उनमें से एक बीस्ट गर्ल जिसका नाम शारा होता है वो कहती है रियो ये गलत है, तुम हमारे करीब कभी नहीं आते, हमेशा लतीफ़ा के ही करीब रहते हो। यह सुन के लतीफ़ा कहती है क्यों ना आए भला, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे करीब ही रहेंगे। और इसी के साथ वो लड़कियां रियो के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करती हैं जिसकी वजह से लतीफ़ा काफ़ी चिढ़ रही होती है। और कुछ समय ऐसे ही चलने के बाद फाइनली आलमा आकर रियो को इन ठरकी लड़कियों से बचा लेती है। और इन्हीं सब बातों के बीच में ओल्ड बीस्ट वुमेन आकर रियो से कहती है लतीफ़ा काफ़ी खुश लग रही है ना? और उसकी स्माइल भी काफ़ी अच्छी है, पर क्या तुमने उसको वो बात बताई? इस पर रियो कहता है हाँ मैं उसको जल्द ही बता दूंगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हम 2 लोगों को देखते हैं। इन दोनों में से एक पर्सन वही है जो कि रियो को मारना चाहता है और इस पर्सन का नाम है रेइस। रेइस अपने साथी से कहता है कि तुम यहीं रुको और साथ ही में वह उस साथी को एक रेड पिल देकर कहता है कि ये तुम्हारी मुश्किल में साथ देगी, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। और यह कहकर रेस अपना फ्लाइंग मैजिक यूज़ करके हवा में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन रेस के साथ ही की तरफ आ रहे होते हैं। और यह देखकर रेस कहता है मुझे पता था ये ऐसे ढूंढ लेंगे, बस इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे ये नहीं पता था, सॉरी मेरे साथी, अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते रियो और लतीफ़ा को जो कि एक साथ वॉक पे आए हुए होते हैं। वहाँ पर लतीफ़ा रियो से पूछती है अचानक आपका माइंड मेरे साथ वॉक पे चलने को क्यों हुआ? लतीफ़ा की बात सुनने के बावजूद उसकी बात को काटते हुए रियो पूछता है क्या तुम्हें इस विलेज में अच्छा लग रहा है लतीफ़ा? जिस पर लतीफ़ा कहती है कि हाँ उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ उसके पास काफ़ी दोस्त हैं, उसका बड़ा भाई है और बहुत सारी खुशियाँ हैं। यह सुनकर रियो दोबारा पूछता है क्या तुम यहाँ खुश हो? हाँ बिग ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
और आप भी तो यहाँ हो मेरा साथ देने के लिए, मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ। इस पर रियो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ लतीफ़ा, अब तुम्हें यहीं रहना है। यह सब सुनने के बाद लतीफ़ा रियो के साथ चलने की जिद करती है, पर रियो के साफ साफ इनकार करने की वजह से लतीफ़ा उदास होकर जंगल में भाग जाती है। और लतीफ़ा जंगल में भागते भागते कहती है, बिग ब्रदर आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और यह सुनते हुए हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विलेज का चीफ सबसे कह रहा होता है कि मुझे ड्रैगन्स की फीलिंग आ रही है। फॉरेस्ट में से मुझे कुछ ड्रैगन्स का ऑरा महसूस हो रहा है। जाके फॉरेस्ट में देखो कि ड्रैगन यहाँ कैसे आया। और इन्हीं सब के बीच में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रेस अपने मैजिक की वजह से ड्रैगन की केव में से सारे अंडे चुरा कर ले जा रहा होता है और वहाँ इन अंडों से ड्रैगन की आर्मी बनाना चाहता है। और तभी हम इधर देखते हैं कि सारी बीस्ट गर्ल फॉरेस्ट में आकर इंक्वायरी कर रही होती हैं कि आखिर लीडर को किधर से ड्रैगन की फीलिंग आ रही है। और इन्हें सब खोजबीन के दौरान उनका ध्यान रेस के गेरिफिन पे जाता है और जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई इंसान भी होगा। फिर बीस्ट गर्ल उस इंसान को देखने के लिए तालाब के नजदीक में उतरते हैं और बीस्ट गर्ल को देखकर रेस का साथ ही कहता है, तुम यहाँ क्यों उतरे हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे। और यह कहकर वो भागने लगता है और रेस के साथी को भागता हुआ देखकर बीस्ट गर्ल सारा उसके गले में बंधा हुआ अंडे को नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है ये अंडा किसका है। पर तब तक रेस का साथी गेरेफिन की मदद से हवा में उड़ चुका होता है और उससे पहले कि रेस का साथी वहां से कुछ दूर और आगे बढ़ता कि वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आकर रेस के साथी को रोक देता है। और यह सब देख के बीस्ट गर्ल सारा समझ आती है कि यह अंडा इसी ड्रैगन का है। और तभी हम देखते हैं कि रेस का साथी विलेज की तरफ जा रहा होता है और रेस के साथी की वजह से ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे विलेज की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर बीस्ट गर्ल कहती है कि हमें जल्द से जल्द ड्रैगन को रोकना होगा वरना वो विलेज तबाह कर देंगे। और इधर हम देखते हैं कि रेस सारे अंडे को टेलीपोर्ट करने के बाद रेड पिल को लेकर कहता है कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, बाय बाय। और जैसे ही रेस उस रेड पिल को तोड़ता है कि इधर हम देखते हैं कि उसका साथी ग्रिफिन से नीचे गिरा होता है। मतलब जैसे उसने रेड पिल को तोड़ा कि उसका साथी मर गया और उस आदमी की मरने की वजह से कोइंसिडेंस से वो अंडा भी धरती पे गिर जाता है और वह लतीफ़ा के पास ही आकर गिरता है। और तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और अपना अंडा लतीफ़ा के पास टूटा हुआ देखकर वो लतीफ़ा पर हमला करता है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विलेज में ये बात फैल चुकी है कि ड्रैगन आ चुका है, इसलिए इधर उधर सब भाग रहे होते हैं ड्रैगन से बचने के लिए। और ड्रैगन के बारे में पता चलते से रियो लतीफ़ा को बचाने के लिए फॉरेस्ट की तरफ भागता है। और दूसरी तरफ हम लतीफ़ा को देखते हैं जिसकी हालत ड्रैगन की वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही होती है। पर इससे पहले कि लतीफ़ा की हालत और ज़्यादा खराब होती कि वहाँ पर बीस्ट आलमा आकर लतीफ़ा को कुछ समय के लिए ड्रैगन से बचा लेती है। पर बीस्ट आलमा भी ड्रैगन का सामना नहीं कर पा रही थी कि इससे पहले ड्रैगन बीस्ट आलमा और लतीफ़ा को मारता कि तभी रियो वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है। और रियो उन दोनों को बचाने के बाद लतीफ़ा से माफ़ी मांगता है उसकी देरी के लिए। और यह कहकर रियो नेक्स्ट सीन में ड्रैगन से फाइट करने चला जाता है, जहाँ पर ड्रैगन रियो के ऊपर अपनी फायरबॉल से हमला करने ही वाला होता है कि तभी रियो अपने मैजिक स्पेल से एक वाइंड बॉल बनाकर ड्रैगन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन वहीं ढेर हो जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर रियो आलमा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पे आलमा कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इन्हीं सब बातों के बीच में वहाँ पर बाकी सारी बीस्ट गर्ल भी आ जाती हैं और कहती हैं वाह आलमा तुमने तो अकेले ही ड्रैगन को हरा दिया। इस पे आलमा कहती है इसे मैंने नहीं सर रियो ने हराया है। यह सुन के बीस्ट गर्ल मन ही मन सोचती हैं सर रियो एक इंसान होने के बावजूद इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। और इसी बात के साथ हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम रियो और लतीफ़ा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रियो लतीफ़ा से कह रहा होता है कि अब मुझे जाना होगा लतीफ़ा, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह टोक्यो से यहाँ रीइंकार्नेट हुआ हूँ। रियो के मुंह से यह सब सुनने के बाद लतीफ़ा हैरानी से कहती है आपको पहले से पता था कि मैं यहाँ रीइंकार्नेट हुई हूँ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रियो का विलेज से जाने का दिन आ चुका है। और रियो को जाते जाते विलेज लीडर एक गिफ्ट करता है और कहता है ये तलवार है और ये आर्मर है, यह आर्मर तुम्हें छुपने में और दुश्मनों के हमले में मदद करेगी और यह तलवार तुम्हें लड़ने में मदद करेगी। और इनके बाद ओल्ड वेस्ट वुमन रियो को पूरे सफर के लिए फूड प्रोवाइड करती हैं। और आखिर में विलेज चीफ रियो को इतना सारा सामान रखने के लिए एक हैंड ग्लव गिफ्ट करते हैं, जिसके अंदर एक मैजिक स्पेल होती है, जिसकी वजह से वो कितना भी सारा सामान इस हैंड ग्लव में कैरी करके ले जा सकता है। और आखिर में रियो इतने प्यारे तोहफे देने के लिए उन सब का शुक्रिया अदा करता है और फिर रियो उनका अलविदा कहकर अपने सफर पर निकल पड़ता है।
सो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रियो को चलते हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और इस सफर के दौरान वो फाइनली अब अपने होम टाउन पहुंच चुका है। और फिर रियो होम टाउन पहुंचने के बाद वहां पर कुछ फार्मर्स को काम करता हुआ देखता है। फिर वो उनसे जाकर पूछता है कि इस विलेज के लीडर का घर कहाँ है, जिस पर उन फार्मर्स में से एक लड़की उठकर कहती है कि मैं ही उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ, आप चलिए मेरे साथ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रियो उन लड़कियों के साथ उनके घर आ चुका है, जहाँ पर रियो को देखकर विलेज लीडर कहती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर रियो बताता है कि वो एक ट्रेवलर है और वो उनसे कुछ बात करना चाहता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रियो उनसे बोल रहा होता है कि मैं अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। जिस पर विलेज लीडर पूछती है क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का। जिस पर रियो बताता है कि उसकी माँ का नाम मिस आयामी है और उसके पिताजी का नाम मिस्टर जैन है। और यह नाम सुन के विलेज लीडर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो उन दोनों लड़के से कहती हैं कि तुम कुछ समय के लिए बाहर जाओ। और यह सुन के विलेज लीडर की ग्रैंड डॉटर कहती है ऐसा क्या है इस बात में, हमें भी सुनना है। जिस पर विलेज लीडर कहती है कहा ना तुमसे बाहर जाओ यहाँ से। और विलेज लीडर के दोबारा कहने पर वो लड़कियां मुंह फुलाकर वहां से चली जाती हैं। और उन लड़कियों को जाने के बाद रियो बताता है कि उसके पापा की डेथ उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी, पर रियो की माँ उसके बचपन में बार बार कहती रहती थी कि बेटा तुम अपने होम टाउन जरूर से जाना, और उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी इसलिए वो यहाँ आया है। और यह कहकर रियो पूछता है क्या आप मेरे माँ बाप को जानते थे। जिस पर विलेज लीडर कहती है कैसे नहीं जानती, तुम्हारी माँ मेरी बहू थी और तुम्हारे पिता मेरे बेटे थे और मैं तुम्हारी दादी हूँ। और विलेज लीडर के मुंह से यह सुनकर रियो बहुत हैरान हो जाता है कि रियो जैसे अनाथ की कोई दादी भी है और वो उनके सामने खड़ी है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रियो की दादी रियो को उसके माँ बाप के कब्र के पास ले आई है। और फिर रियो अपने मॉम डैड की कब्र के पास प्रे करते हुए कहता है मॉम डैड मैं फाइनली होम टाउन पहुँच गया और मैं दादी माँ से भी मिल लिया। और इसी बीच दादी कहती हैं कि अब से तुम अनाथ नहीं हो, रूरी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूरी तुम्हारी अंकल की बेटी है, इस हिसाब से वो तुम्हारी कज़न लगी और वो तुमसे 1 साल छोटी भी है। और इसी के साथ दादी मरियो से कहती हैं कि तुम्हें अपना सफ़र रोक के कुछ समय रुकना होगा हमारे साथ, ठीक है ना। अब दादी माँ ने पहले से ही डिसीजन ले ही लिया था तो रियो हाँ कर देता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर, जहां पर हम देखते हैं कि रियो सुबह उठकर दादी माँ को गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। और इसी बीच साइड में से रूरी भी आ जाती है और वो दादी माँ को गुड मॉर्निंग कहती है। फिर यह देखकर रियो रूरी को गुड मॉर्निंग करता है, पर वो उसे देखकर अपना मुंह छुपा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि इस वक्त रूरी की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब कपड़े समझ जाओ यार आप। और रूरी की यह कंडीशन देख के दादी माँ कहती है अंदर जाओ, तुम अपने आप को देखो जरा, कपड़े पहन कर आओ। और फिर रूरी शर्मा कर अंदर चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रियो दादी माँ की नॉर्मल घर के कामों में मदद करवा रहा होता है। और इन सारे कामों के बीच में दोपहर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि दोपहर के समय पर विलेज लीडर के घर पर 2 लोग आए हुए होते हैं। और फिर उन दोनों में से एक लड़का जिसका नाम शिन होता है वो रियो से पूछता है आखिर तुम कौन हो। और यह सुन के ग्रैंड माँ कहती है कि बेटा ये तुम्हारे जिक अंकल का बेटा है और इसका नाम रियो है। और यह सुनकर शिन कहता है मैं तुम्हें पहचाना नहीं, नाइस टू मीट यू रियो। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिन बहुत सारा खाना खा रहा होता है और रियो कह रहा होता है अरे यार क्या खाना बनाते हो तुम, बहुत टेस्टी है। और शिन के साथ बाकी लोग भी रियो के खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रियो को खाना इतना टेस्टी था कि शिन ने पेट भर के खाया है और अब वो आराम कर रहा है। कि तभी वहाँ पर विलेज लीडर जाती हैं और कहते हैं कि तुम जब भी हंटिंग पे जाओ शिन रियो को ले जाना। जिस पे शिन कहता है कि रियो तो नया नया यहाँ आया है, क्या उसे हंटिंग करना आता होगा। जिस पर विलेजर कहती है कि हाँ वो ट्रेवलर है, उसे आता ही होगा, तुम उसे ले जाना। जिस पे शिन हाँ करता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रियो के करके बहुत सारे शिकार कर रहा होता है। और जहाँ पर शिन और रियो का सीनियर कह रहा होता है कि रियो तुम तो बहुत अमेजिंग हो यार, मतलब इतने शिकार तो मैंने भी नहीं किए कभी। पर यह सब सुनकर शिन काफ़ी जेलस होता है रियो से, क्योंकि आज के दिन उसने कुछ भी शिकार नहीं किया, सारा शिकार रियो ने किया है। और यह सब सोच के शिन मुंह फुलाए बैठा हुआ होता है। और इसी के साथ हमने एक सीन में देखते हैं कि रियो हंटिंग से आ चुका है, इसलिए उसका हाथ और पैर काफ़ी गंदे होते हैं। तो वो सोचता है कि वो मैजिक स्पेल से एक बाथ हाउस बनाए। फिर वो मैजिक स्पेल से एक बाथ हाउस बनाता है और उसमें नहाने के लिए चला जाता है। और फिर ऐसे ही कुछ समय बाद एंजॉय करने के बाद रियो बाथ से बाहर आता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन और एक लड़की वहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और वो रियो से पूछती हैं आखिर ये क्या चीज़ है। जिस पर रियो कहता है कि ये बाथ हाउस है और उसने यह मैजिक से बनाया है। और इसके बाद रियो की बहन रियो को सुनकर कहती है कि क्या खुशबू आ रही है आपके अंदर से। और यह सुनकर रियो अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता है। और इन्हीं सारी बातों के बीच में शिन वहाँ आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। और शिन फिर से रियो से जलने लगता है, क्योंकि रियो हर चीज़ में अच्छा है, वो मैजिक में अच्छा है, कुकिंग में अच्छा है और हंटिंग में भी अच्छा है। और इसी जलन के कारण शिन रियो से इम्प्रेस होने के बावजूद रिन को भला बुरा कहने लगता है कि आखिर तुमने ये बाथ हाउस यहाँ क्यों बनाया है, इसको यहाँ से हटाओ, ये जगह घेर रहा है। और बाथ हाउस के हटने की बात सुनते से रूरी कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, बाथ हाउस नहीं हटेगा,
हम रियो भैया के साथ हैं। और यहाँ सुनकर शिन कहता है कि तुम तो मेरी सगी बहन हो ना यार, तुम क्यों पार्टी पलट रही हो, रियो की साइड हो रही हो तुम। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रियो के पास विलेज लीडर खड़ी होती हैं और वो विलेज लीडर रियो से कह रही होती हैं कि तुम्हारे पास बहुत स्किल है रियो, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। यह सुनकर रियो कहता है क्यों नहीं दादी माँ। जिस पे विलेज लीडर कहती है कि हमें रॉयल कैपिटल में कुछ सामान ट्रांसपोर्ट कराना है, तो क्या तुम ट्रांसपोर्ट टीम के लीडर बन सकते हो। यह सुनकर रियो कहता है कि मुझे तो अभी आए हुए कुछ ही समय हुआ है, क्या मैं काम अच्छे से कर पाऊंगा। तो इस पर ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो। और यह सुनकर रियो इस काम के लिए हाँ कर देता है। और इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ लोग शिन की बहन के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, उसको कुछ गलत गलत वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। और ये सारी बातें अपनी बहन के बारे में सुनने के बाद शिन का खून खोल जाता है और वो उस लड़के पर पंच मारता है, पर वो पर्सन एक हाथ से शिन का मंच ब्लॉक कर देता है और साथ ही में वो पर्सन शिन को एक हाथ से उठा लेता है। और इन्हीं सबके बीच में वहाँ विलेज लीडर आ जाती हैं और विलेज लीडर को देख के वो पर्सन कहता है, आ गई ये बुढ़िया, अपने आप को विलेज लीडर समझती है इस उम्र में। जिस पर विलेज लीडर कहती है कि तुम शिन को नीचे उतारो। और यह सुन के वो पर्सन शिन को नीचे पटक देता है और शिन को पटक कर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, वो लड़कियाँ तो मेरी हैं, मैं जरूर से आऊँगा। और उस गुंडे के जाने के बाद विलेज लीडर कहती है, इसका अब बहुत हो रहा है, इस गुंडे को हमें रोकना ही होगा। और फिर वो पर्सन रास्ते में जाते हुए रियो को देखता है और वो रियो को गिराने की कोशिश करता है, पर वो रियो को गिराने में खुद ही गिर जाता है। और तभी हम इधर शिन को देखते हैं जो कि अपनी दादी माँ से कह रहा होता है, मुझे माफ़ करना दादी माँ, मैं अपनी बहन को भी नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं कितना कमज़ोर हूँ। जिस पर विलेज लीडर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इसी के साथ रियो का काफ़ी प्यारा समय बीतता है इस विलेज में और साथ ही में उसकी कई नए लोगों से मुलाकात होती है ट्रैवलिंग विलेज लीडर बनने के बाद। और इन्हीं सब के बीच में रियो की मुलाकात होती है गोन नाम के पर्सन से जो कि टैक्स कलेक्टर है और रियो की उसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और ऐसे ही रियो का बहुत अच्छा समय बीत रहा होता है विलेज में। पर इन्हीं सब के बीच में हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रूरी और रूरी के दोस्त के कमरे में एक परछाई को देखते हैं और ये परछाई उसी गुंडे की है जिससे शिन की लड़ाई हुई थी। और इस परछाई को महसूस करके रूरी भी जाग जाती है और रूरी को जागता हो देखकर वो गुंडा रूरी का मुंह दबा देता है। और इन्हीं सब के बीच में वो दूसरी लड़की भी जाग जाती है और वो जोर से चिल्ला देती है, हमारी कोई मदद करो, यहाँ कोई आ गया है। और यह आवाज सुन के रियो कुछ समय में वहाँ आ जाता है और वह यह सब देखकर अपनी पुरानी यादों को याद कर लेता है और वो याद करता है कि कैसे उसकी माँ के साथ भी यही हुआ था। और यह सब देखकर मानो रियो की आंखों में तो खून ही सवार हो जाता है और रियो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है, मानो रियो उसको मारना ही चाहता है। पर इससे पहले कि रियो उसे जान से मारता, गोन वहाँ आकर रियो को रोक लेता है और कहता है, अरे तुम इसको जान से मत मार देना, हम इसे सिपाहियों के हवाले कर देंगे। और गोन की यह बात सुनकर रियो अपने आप को शांत करता है और रियो के हटने के बाद गोन अपने हील मैजिक से उस पर्सन को हील करने लगता है। और गोन उस पर्सन को हील करते हुए कहता है, अरे यार रियो ने कितनी बुरी तरीके से मारा है, मतलब मैं इसको कैसे हील करूँ अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। और यह कहने के बावजूद जैसे तैसे करके गोन उसे हील करता है। और इसी के साथ हमने एक सीन में देखते हैं रियो को जो कि एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ होता है जहाँ पर वो मनी मन सोच रहा होता है कि मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था, इसलिए मुझे आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। पर यह गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक मेरी माँ को मारने वाले को मैं जान से ना मार दूं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रियो सबके लिए जल्दी उठकर खाना बनाता है और फिर जब सब उठ जाते हैं तो रियो उनसे माफी मांगता है कि मेरे कल के बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना। जिस पर गोन कहता है, अरे यार तू क्यों माफी मांग रहा है, सब उसकी गलती थी, उल्टा बल्कि तू तो रूरी को बचाना चाहता था। और यह सब सुनने के बावजूद रियो दोबारा माफी मांगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।